कि तमाम धर्माचार्यों और दो दो शंकराचार्यों ने 22 तारीख को लेकर के ऐतराज किया था। ये समय शुभ नहीं है किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए। पूर्णिमा तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं। शंकराचार्यों ने विरोध किया और अयोध्या आने से इनकार तक किया। धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक इवेंट है। चंपत राय ने क्या धर्माचार्यों ज्योतिषाचार्यों से विचार विमर्श नहीं किया था? क्या तारीख और समय को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई थी? तक कोई शुभ घड़ी नहीं थी और मंदिर पूर्ण नहीं था, फिर भी 22 तारीख को उद्घाटन करने के मायने क्या है? मोदी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा होता तो ये 25 तारीख के बाद भी संभावित था। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज बात करूंगा देश के सबसे बड़े मुद्दे पर। आज 22 तारीख स्वर्णिम अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली है। आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। जी हां, मैं उद्घाटन ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि तमाम धर्माचार्यों और दो दो शंकराचार्यों ने 22 तारीख को लेकर के ऐतराज किया था। उन्होंने कहा था कि 22 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शुभ नहीं है, क्योंकि एक तो मंदिर अभी अपूर्ण है, अधूरा है, और जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मंदिर में मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न नहीं हो सकता। तो दूसरा ऐतराज ये था कि ये समय शुभ नहीं है किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए, क्योंकि ये पूस माह चल रहा है और इस महीने की 25 तारीख को पूर्णिमा तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। शंकराचार्यों ने विरोध किया और अयोध्या आने से इनकार तक किया। नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए और यह भी कहा कि यह धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक इवेंट है। बावजूद इसके इस तारीख को टाला नहीं गया। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद आज प्रमुख यजमान के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने और राम मंदिर ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों ने, उसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने या चंपत राय ने, क्या धर्माचार्यों ज्योतिषाचार्यों से विचार विमर्श नहीं किया था? क्या तारीख और समय को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई थी? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर पूस माह में पूर्णिमा तक कोई शुभ घड़ी नहीं थी और मंदिर पूर्ण नहीं था, फिर भी 22 तारीख को उद्घाटन करने के मायने क्या है और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना नहीं कि मंदिर मुद्दे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा होता तो यह 25 तारीख के बाद भी संभावित था। इसे फरवरी में भी किया जा सकता था। तब भी लोकसभा चुनाव में, जब अभी 3 से 4 महीने बाकी हैं, लाभ लिया जा सकता था। ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास इस समय कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके जरिए वो चुनावी वैतरणी पार कर सके। तो दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे उनके सामने हैं, लेकिन इतना भर नहीं है। अब जरा इस 22 तारीख को डिकोड करते हैं और इस बात को समझते हैं कि आखिर 22 जनवरी को ही क्यों चुना गया। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्व जो उसका रूप था जनसंघ, और आरएसएस के समान धर्मा, सहकर्मा और उनके समकालीन दो दो बड़े संगठन राम राज्य परिषद और हिंदू महासभा,
उनका एक ही मकसद था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। मैं आरएसएस की उस वैचारिकी के जरिए इस तारीख को डिकोड करना चाहता हूं कि आखिर 22 तारीख को ही उद्घाटन क्यों। आरएसएस ने अपनी स्थापना के समय तक, और यह ध्यान रखिएगा कि यह आरएसएस की स्थापना का 100वां साल है, 2024। 1925 में स्थापित आरएसएस ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा और उसके बाद आजादी के जश्न को भी एक तरह से उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। यहां तक कि भारत का जो संविधान लिखा जा रहा था उसकी घोर भर्त्सना की। और ये जो उन्होंने संविधान को लेकर के ऑर्गेनाइजर में लिखा था, मैं जरा उन तारीखों को आपके पास लेकर के आता हूं। भारत का संविधान उस पूरे संविधान सभा के जरिए बनता है। एक लंबे डिस्कशन के बाद 2 साल से ज्यादा समय लगता है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, जो उस समय कानून के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो डॉक्टर अंबेडकर और पूरी संविधान सभा प्रारूप समिति के जरिए जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। और उसके ठीक 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ने भारत के संविधान के बारे में लिखा कि ये भारत का संविधान उन्हें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, सब कुछ विदेशी है। और जो टेक उनकी थी, क्यों वो विदेशी है, क्यों वो भारतीय नहीं है, क्योंकि उसमें मनु की संहिताएं नहीं है। तो दरअसल आरएसएस एक ऐसे संविधान को बनाना चाहते थे कि जो मनुस्मृति के आधार पर हो। और मनुस्मृति क्या है यह बताने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, आरएसएस ने अपने कार्यालय पर 4 दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया। भगवा को राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग। मुझे तो वो पल भी याद आता है जब मुंबई पहुंचे हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। एयरपोर्ट पर ही हिंदू महासभा के लोग पहुंच करके अंबेडकर से कहते हैं, इजहार करते हैं कि अब राष्ट्रध्वज पर चर्चा होनी है संविधान सभा में, जरा भगवा पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, आप अपना समर्थन दीजिएगा। अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने मुस्कुराते हुए कहा था, एक महार के बेटे से चाहते हो कि भगवा राष्ट्रध्वज बने? और क्या ध्वज बनता है? राष्ट्रध्वज, तिरंगा, जो समूचे भारत की संस्कृति को, उसके संकल्पों को, स्वाधीनता आंदोलन को, उनके मूल्यों को प्रस्तुत करता है। उस तिरंगे का अपमान 40 साल तक आरएसएस ने किया, कभी उसे अपना राष्ट्रध्वज स्वीकार नहीं किया। संविधान, संवैधानिक लोकतंत्र, इस सब को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। भले ही आज सत्ता में पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट को नतमस्तक होते हो या संविधान का सम्मान करने का ढोंग करते हो, अंबेडकर की मूर्तियों पर फूल माला चढ़ाते हो, लेकिन असल में उनके भीतर वही है जो अरुण शौरी ने लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मारना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार है वो संविधान के जरिए उन हाशिए पर खड़े हुए समुदायों को, महिलाओं को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नागरिक बनाता है, उन्हें अधिकार देता है, उनके सशक्तिकरण के के लिए रास्ता तैयार करता है। और वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जरिए नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर के इस देश को का नवनिर्माण किया। और ये जो तारीख थी संविधान पारित होने की, लेकिन दोस्तों गौरतलब है कि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्यों? दरअसल 26 जनवरी के पीछे एक स्वर्णिम इतिहास है। 26 जनवरी वो तारीख है जब भारत के इतिहास में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 1930 को। लाहौर के रावी तट पर होने वाला 1929 का वो राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जैसे नौजवान के हाथ में थी।
जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज का संकल्प किया, पूर्ण स्वराज की मांग की अंग्रेजों के सामने, और उसके संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने 26 जनवरी को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने का ऐलान किया, और वो हुआ भी। और इसीलिए संविधान सभा ने यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि हम 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करेंगे, और भारत के संविधान लागू होने का मतलब था भारत गणतंत्र बना। और गणतंत्र का जो मतलब होता है कि अब कोई भी संवैधानिक प्रधान कोई आनुवंशिक राजा नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी राजेंद्र प्रसाद से। उन्होंने कहा था कि मैंने संविधान में ऐसा प्रावधान किया है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। मैंने तमाम रानियों की नसबंदी कर दी है, अब राजा मतपेटियों से पैदा होगा। यानी कोई भी देश का नागरिक विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने की कुवत रखता है। उसी के जरिए नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो आरएसएस के पहले प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के उन संकल्पों को, संवैधानिक लोकतंत्र को मिटा करके वो हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और ये बड़ी बारीकी से कर रहे हैं। मैं इसीलिए इस बात को यहां डिकोड कर रहा हूं कि 22 जनवरी आखिर क्यों। मैं एक और तारीख की तरफ आपको ले चलता हूं। 15 अगस्त 1947 देश के आजादी के बाद की दो बड़ी तारीख हैं जो बुनियाद हैं। एक 15 अगस्त, दूसरी 26 जनवरी। 15 अगस्त जिसने हमें स्वाधीनता प्रदान की, एक सेलिब्रेशन का मौका दिया, लेकिन 26 जनवरी वो है जिसने नागरिकों के अधिकारों को गारंटी दी। मैं अगर ये कहूं कि भारत के संविधान की पहली पंक्तियां हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये क्या है? व्यक्ति को वो अधिकार देना, वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से आता हो, सबको संरक्षित करना और उनको अवसर देना। ये डेमोक्रेसी जो आरएसएस को नहीं पसंद थी, और उन्होंने पहले 15 अगस्त की उस तारीख को कमजोर किया। आप याद कीजिए इन 10 सालों को। 14 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू किया। ये क्या है? आप विभाजन को याद रखना चाहते हैं लेकिन आजादी की तारीख को नहीं। क्या उसकी स्मृतियों को मिटा देने की यह साजिश है? और उसी तरह से 26 जनवरी जो गणतंत्र बनाता है उसकी स्मृतियों को मिटाने और खास करके नागरिक अधिकारों को कमजोर करने, गणतंत्र को कमजोर करने के लिए यह पूरा खेल रचा गया है कि हम गणतंत्र को धर्मतंत्र में तब्दील करते हैं। 22 जनवरी आज जो सेलिब्रेशन चल रहा है, यह सेलिब्रेशन तो 26 जनवरी को होना चाहिए। भगवा की जगह तिरंगे होना चाहिए, लेकिन वो जो सपना था कि तिरंगे को हम राष्ट्रध्वज बनाए, सॉरी भगवा को हम राष्ट्रध्वज बनाए, आज भगवा से पूरा देश पटा हुआ है। इसने तिरंगे की गरिमा को, उसकी शान को कमजोर किया है। और ठीक 3 दिन के बाद जब 26 जनवरी होगी, ये सेलिब्रेशन की खुमारी उस समय तक बनी रहेगी तो देश में गणतंत्र स्थापित करने, संविधान को स्थापित करने की जो तारीख है उसका कितना सेलिब्रेशन होगा, उसकी कितनी महत्ता होगी। क्या 26 जनवरी की स्मृतियों को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए, ये डिलीट करने के लिए खेल रचा जा रहा है? मेरा सीधा मानना है कि 22 जनवरी की तारीख को तब्दील भी किया जा सकता था, लेकिन असल में खेल यह था कि हिंदू राष्ट्र पर एक और कदम बढ़ाना। जैसे 15 अगस्त की स्मृतियों को कमजोर किया गया है, वैसे 26 जनवरी की स्मृतियों को कमजोर करना। लेकिन 15 अगस्त से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के लिए 26 जनवरी है, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए। जब इन 10 सालों में सरेआम आदिवासी और दलितों का मुंह पर पेशाब की गई हो, अपमान किया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हो, ऐसे में 26 जनवरी उनके लिए कितनी बुनियादी हो जाती है। तिरंगा उन्हें जो हिम्मत देता है, संविधान की वो प्रावधान जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित करती है, वो प्रस्तावना जो नागरिक अधिकारों को बहाल करती है, जो अभिव्यक्ति की आजादी देती है, उन सबको छलनी करके
क्या राम के नाम पर केवल एक धर्मतंत्र में तब्दील किया जाने की स्थिति बन गई है? और इसीलिए मेरा ये मानना है कि 22 जनवरी की तारीख को 26 जनवरी के उस गणतंत्र दिवस के स्मृतियों को कमजोर करने के लिए चुना गया है। ऐसे ही तमाम ऐतिहासिक प्रश्नों पर मैं आपके बीच बात करता रहूंगा। वर्तमान से इतिहास तक की यात्रा इसी तरह से देश नीति पर होती रहेगी। आप देखते रहिए देश नीति। और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? जरूर टिप्पणी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।